हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं आज फिर से 5 क्वेश्चंस को लेकर के। तो जो लोग भी यूपीएससी 2025 का प्रीलिम्स का एग्जाम देने वाले हैं, उसी को ध्यान में रखकर जो है हम डेली 5 प्रश्नों को यहां पर सॉल्व करते हैं। 5 प्रश्न होते हैं, 5 आर्टिकल्स एक तरीके से हम समझने वाले होते हैं। अब 5 प्रश्न हैं, पांचों अलग अलग चीज़ों के बारे में होते हैं। तो एक साथ 10 मिनट में हम 5 नई प्रकार की चीज़ें यहाँ पर सीखते हैं। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर होने वाले हैं, 1 बाय 1 देखेंगे। आज का जो हमारा एपिसोड है, ये है हमारा एपिसोड 36 नंबर। मैंने जो है कल से स्टार्ट किया है, तो 35 एपिसोड जो है मैंने पढ़ाया था, और जो है आज 36 एपिसोड हम फिर से देखने वाले हैं। आज के जो हमारे प्रश्न है वो भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाले, तो 1 बाय 1 हम जो है बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। पहला प्रश्न हमारा बोल रहा है वो है ज्योग्राफी मैपिंग से। तो जिसने भी ज्योग्राफी मैपिंग कर रखी है तो उसको पता चल जाएगा ये किस एरिया की हम बात करते हैं। प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित देशों पर आपको विचार करना है। ठीक है, विचार करना है। देखते हैं कौन सा देश कहाँ पर है। लग्जमबर्ग, स्विट्जरलैंड, पुर्तगाल, इटली, ऑस्ट्रिया। तो हमें समझ में आ रहा है कि हाँ, आधे देश जो है यूरोप के हैं, और वो भी खासकर कहाँ के, पश्चिमी यूरोप के हैं, जहाँ पर लंदन आपका हो गया, यूके हो गया, जो है नॉर्थ अटलांटिक ओशन हो गया, उस साइड का थोड़ा सा जो एरिया है वहाँ की बात की जा रही है। अब प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा है, कौन से देश ऐसे हैं जो फ्रांस के साथ सीमा साझा करते हैं। हमें पता है ज्योग्राफी में जो है पड़ोसी देशों के बारे में या पड़ोसी देशों से संबंधित जो है ज्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अब हमें देखना है कि फ्रांस अगर हमारा ये रहा तो उसके आसपास कौन से देश पड़ेंगे और कौन से देश नहीं पड़ेंगे। हमें पता है फ्रांस जो है पश्चिमी यूरोप का देश है। ठीक है, और बता दूं अगर आपको, तो 8 देश जो है इसकी सीमा साझा करते हैं, जिसमें से हम बात करें कौन कौन से हैं, तो हाँ, लग्जमबर्ग ये साझा करता है सीमा, स्विट्जरलैंड भी करता है, पुर्तगाल सीमा साझा नहीं करता है, इटली भी करता है, लेकिन ऑस्ट्रिया जो है सीमा साझा नहीं करता। तो हमारा कौन सा सही है, 1, 2 एंड 4। तो 1, 2 एंड 4 हमारे चौथे विकल्प में देखने को मिल जाएगा। 1, 2 एंड 4 जो है यहाँ पर रहने वाला है। अगर हम बात करें कौन कौन से देश जो है इसकी सीमा साझा करते हैं, तो 8 देश है, जिसमें हमारा है बेल्जियम हो गया, हमारा लग्जमबर्ग हो गया, जर्मनी हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, फिर हमारा है मोनाको आपको देखने को मिल जाएगा, उसके अलावा स्पेन भी है, इसके अलावा इटली भी यहाँ पर जो है, और लास्ट जो है अंडोरा। ठीक है, तो ये 8 देश हैं जो कि सीमा साझा यहाँ पर करते आपको दिखाई देंगे। यहाँ पर जो है नीचे आपको भूमध्य सागर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, भूमध्य सागर देखने को मिल जाएगा यहाँ पर है, और इसके अलावा जो है यहाँ पे अटलांटिक ओशन है, आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और इंग्लैंड जो है या लंदन जो आप जानते हो, वो भी इसी का पड़ोसी देश है। यहीं ऊपर जो है नॉर्थ में इसके है बे ऑफ बिस्के। अगर बात करें बे ऑफ बिस्के जो है इधर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो बे ऑफ बिस्के जो है, बे ऑफ बिस्के जो है आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। तो हमने क्या देखा, फ्रांस जो है 8 देशों से सीमा साझा करता है, जिसमें जो है शामिल नहीं है पुर्तगाल और जो है ऑस्ट्रिया, ये जो है सीमा साझा नहीं करते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा पूछ रहा है, भारत अमेरिका के मध्य निम्नलिखित सुरक्षा समझौते पर विचार कीजिए। तो प्रश्न हमारा ये है कि जो भी हमने 3 सुरक्षा समझौते यहाँ पर कर रखे हैं, उनकी समय सीमा सही है, मतलब जो हमने यहाँ पे लिखा 2018, 2019, 2020, तो इसी समय में हुए हैं, या फिर जो है कुछ ऊपर नीचे है, कुछ गड़बड़ है, ये हमें पता करना है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है समझौते हैं जो कि भारत और अमेरिका ने कर रखे, और अमेरिका इस प्रकार के समझौते उन्हीं देशों से करता है जहाँ पर जो है सच में उसके रिश्ते ठीक ठाक होते हैं। अभी तो डोनाल्ड ट्रंप आए हुए हैं, थोड़े से चीज़ें चल रही हैं खराब, अच्छी खराब, उतार चढ़ाव आ रहे हैं। तो देखो हमारा पहला है संचार संगतता एवं सुरक्षा समझौता, बोला 2018 में किया है। औद्योगिक सुरक्षा समझौता 2019 में बता रहा है, और बुनियादी विनिमय एवं समझौता जो है सहयोग समझौता जो है बोल रहा है 2020 में हमने किया है। तो अगर किसी को पता है कि हमने कौन सा समझौता कब किया है तो जरूर विचार कीजिएगा। अब बताते हैं, देखो विकल्प है 1 और 2 सही है, लेकिन तीसरे का जो साल है वो गलत है। 2 और 3 सही है, लेकिन जो है पहले वाला गलत है। 1 और 3 जो है ठीक लग रहे हैं, लेकिन दूसरे का शायद जो है 2019 नहीं होगा, या जो है सभी तीनों का जो भी 18, 19, 20 है सब जो है सही है। तो हमारा जो विकल्प सही है वो है 2018, 19, 20 तीनों ही सही है। आप अगर इसको देखेंगे, इसको हम जो है कॉमकासा के नाम से जानते हैं। किसी को पता है कॉमकासा का फुल फॉर्म क्या है? अगर किसी को भी पता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा कॉमकासा का फुल फॉर्म क्या है। देखो यहाँ पे लिखा है संचार, संचार
संगतता एवं सुरक्षा समझौता। तो संचार से संबंधित जो हमारी बातचीत हुई थी अमेरिका के साथ जो है उसको यहाँ पर जो है तो कम्युनिकेशन जो कंपैटिबिलिटी हमने बढ़ाने के लिए एक समझौता किया था कहाँ पर, अमेरिका के साथ, तो वो हमारा ये रहा। दूसरा बोल रहा है औद्योगिक सुरक्षा समझौता। तो रक्षा से संबंधित जो भी हमारे औद्योगिक या इंडस्ट्रियल इलाके हैं, फैक्ट्रीज वगैरह हैं, वहाँ पर कैसे सुरक्षा मेन। अब देखो कहीं पर जो है कोई हथियार बनाए जा रहे हैं, बॉम्ब बनाए जा रहे हैं या फिर कोई खतरनाक हथियार बनाया जा रहा है, तो वहाँ पर खतरा जो है और ज़्यादा हो सकता है। तो हम जो है कैसे उन खतरों से बचे, इस बारे में जो है बातचीत करना, एक दूसरे को एडवाइस वगैरह देने के लिए जो है इसको बनाया गया था। फिर है बुनियादी विनियम एवं सहयोग समझौता। तो ये भी था कि भाई हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, जो भी मतलब सुरक्षा से संबंधित हैं या फिर जो है किसी एरिया की हमें जो है जानकारी, खुफिया, खासकर जो है खुफिया जानकारी एक दूसरे से जो है एक दूसरे को शेयर करने के लिए इसको बनाया गया था। तो ये हो गया, तीनों ही सही हैं। पहला हमारा कॉमकासा 2018 का है, औद्योगिक सुरक्षा जो है रक्षा से संबंधित जो भी औद्योगिक इंडस्ट्रियल एरिया हमारा है उसके लिए था। और ये आप याद रखिएगा, खुफिया जानकारी जो हमें देंगे वो यहाँ पर है, तीनों, ठीक है। अगला और चौथा प्रश्न हमारा पूछ रहा है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फसलों के लिए जो बीमा देती है सरकार, उससे संबंधित कुछ हमें यहाँ पर जो है ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको सही इनमें से कौन है वो बताना है। तो जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं पहले 2 मिनट जो है इसको पढ़ लो, ताकि जो है दिमाग काम करे कि हाँ कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक है। अब देखो पहला विकल्प हमारा पूछ रहा है, बता रहा है, इस योजना की शुरुआत 2017 में की गई थी। सबसे कठिन चीज ये होती है, हम सब पढ़ के जाते हैं, इतनी सारी योजनाएं पढ़ लेते हैं कि ये 2016, 2018, 2015, 2014, 2020, 25 सब होता है। वहां पर जाकर सबकी खिचड़ी बन जाती है और हमें जो है याद नहीं रहता है। अब जो है सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसी पे होगा, जो एलिमिनेट करेंगे ना इस पे जो है डाउट वाला छोड़ देंगे, भाई संशय है अभी समझ में नहीं आ रहा है। दूसरा विकल्प यहाँ पर है, इसका उद्देश्य किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले फसल नुकसान के खिलाफ व्यापक सुरक्षा प्रदान करना। देखो लिखा है बीमा। अब अगर बीमा की बात करें, कोई भी इंश्योरेंस कब लेता है, ठीक है, कि स्वास्थ्य जो हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया, लाइफ इंश्योरेंस ले लिया, मतलब अगर कल को कोई घटना हो जाए, कभी मैं बीमार पड़ जाऊं तो जो है मुझे पैसे की जरूरत पड़े तो एक किल्लत ना पड़े, समस्या ना हो, कल को मैं मर जाऊं, मतलब लाइफ इंश्योरेंस नहीं तो कल को मेरी मौत हो जाए तो मेरे परिवार वालों का ख्याल कौन रखेगा, तो उनको वित्तीय सहायता मिले। एक तरह से कोई भी आपदा आप पर आ जाए तो उस समय आपको जो पैसे चाहिए वो मिल जाए, ऐसा ना हो कि जरूरत पड़े और आप परेशान हो जाए। तो फसल बीमा से क्या है, फसल का बीमा, कि किसी भी कारणवश किसी की किसान की फसल खराब होगी, पैसे कौन देगा, कोई प्राइवेट पर्सन देगा नहीं, तो सरकार वादा करती है कि भाई हम तुमको फसल का पैसा देंगे अगर कल को जो है सूखा पड़ जाए, बाढ़ आ जाए, ओले गिर जाए, कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है कि इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य यही है कि प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले फसल नुकसान के खिलाफ जो है व्यापक सुरक्षा प्रदान करता है कौन, सरकार। फिर है योजना के तहत खरीफ खाद्य एवं तिलहन फसलों के लिए किसान द्वारा देय अधिकतम प्रीमियम जो है यहाँ पर 2% होने वाला है। अब आपको बताना है कि कौन सा सही है कौन सा यहाँ पर सही नहीं है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि केवल एक विकल्प सही है, केवल 2 विकल्प सही हैं, सभी तीनों सही हैं, या इनमें से कोई भी विकल्प सही नहीं है। तो इसमें से सिर्फ और सिर्फ जो है 2 विकल्प सही हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये 2017 है नहीं, ये 2016 होने वाला है, ठीक है। और यहाँ पर जो है खरीफ लिखा हुआ है, खरीफ के अलावा आप रबी भी कर लीजिएगा। रबी के लिए जो है 1.5 का प्रीमियम देती है सरकार, और जो हमारी वाणिज्यिक फसलें होती हैं या फिर जो है फल वाली फसलें होती हैं उसके लिए जो है 5% जो है सरकार प्रीमियम देती है। ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, तो इसको जो है स्टार्ट किया गया कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है, याद रखना है इसको। और वार्षिक जो है भी वाणिज्यिक और बागवानी फसलें होती हैं उनके लिए कितना यहाँ पर प्रीमियम दिया जा रहा है, 5% का प्रीमियम दिया जा रहा है। तो क्या बताया मैंने आपको, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। अब देखो किसानों के कल्याण के लिए चलाया जा रहा है तो वही स्टार्ट करेगा, और कोई तो यहाँ पर होने वाला नहीं है जो कि इसको स्टार्ट करे। तो यहाँ तक समझ में आ गया आपको, तो ये रहा हमारा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। चौथा प्रश्न पूछा है नक्शा परियोजना।
देखो मेरा शाह और सा और जो भी सा होता है वो थोड़ा गड़बड़ है, तो यहाँ पर मैनेज कर लेना, ठीक है। तो नक्शा परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला यहाँ पर बोल रहा है, इसका उद्देश्य है शहरी क्षेत्रों में भूमि स्वामित्व का सटीक एवं विश्वसनीय दस्तावेजीकरण सुनिश्चित करना। मतलब शहरों में कहाँ पर किसकी भूमि है, उसका मालिक कौन है, इसका दस्तावेज जो है हम करने के लिए जो है इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है, योजना के तहत सभी राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया जाएगा। तो जितने भी राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश, सबको सम्मिलित किया गया है। या तीसरा है, योजना का वित्त पोषण केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा मिलकर किया जाता है। अब आपको सही जो भी है इसका उत्तर यहाँ पर बताना है। तो किसी को अगर याद है तो भाई बता दो। तो बताते हैं यहाँ पर उत्तर इसका सही कौन सा होने वाला है। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेटमेंट सही है, वो की है, वो हमारा है पहला वाला जो है स्टेटमेंट यहाँ पर सही होने वाला है। दूसरा स्टेटमेंट क्यों नहीं सही, क्योंकि सारे राज्यों में ये नहीं लागू किया गया है, ठीक है। लगभग जो है 26 राज्य और 3 यूटी, 26 स्टेट प्लस 3 यूटी, ठीक है। और लगभग 152, हाँ 152 शहरी इलाके यहाँ पर जो है सम्मिलित किए गए हैं, शहर वाले इलाके, ठीक है। तो सभी राज्य और सभी यूटीज नहीं है, तो दूसरा स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। इसका वित्त पोषण केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा यहाँ पर लिखा है कि मिलकर किया जाता है, तो नहीं, इसका टोटल जो भी खर्चा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि जो भी खर्चा पानी दिया जा रहा है कौन सा दे रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी इसका सारा खर्च उठा रही है, इसलिए जो है ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता है। अब बात करें नोडल मंत्रालय की कि नोडल मंत्रालय कौन है, तो हम यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि बात हम कर रहे हैं शहर की, लेकिन नोडल मंत्रालय यहाँ पर है ग्रामीण विकास मंत्रालय का। जो हमारा भूमि संसाधन विभाग है वो जो है इसका नोडल मंत्रालय होने वाला है। और इसमें एक नई चीज़ ऐड की गई थी कि ड्रोन्स वगैरह के माध्यम से जो भी इलाका है, कौन सा शहरी इलाका है, कहाँ पे कौन सा मालिक है इसका, ये सारा यहाँ पर देखा जा रहा था, ठीक है। केंद्र सरकार सारा खर्चा वगैरह उठा रही है। सर्वे ऑफ इंडिया जो है ये तकनीकी भागीदार है। तकनीकी भागीदार मतलब जो है जिस भी तकनीकी का उपयोग करके जो है ऑनलाइन डेटा सारा हम प्रस्तुत करेंगे, वो सब कौन कर रहा है, सर्वे ऑफ इंडिया जो है इसका तकनीकी भागीदार होने वाला है। आखिरी प्रश्न हमारा पूछ रहा है, बैक्टीरियल सेल्यूलोज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बैक्टीरियल सेल्यूलोज जो होता है वो नेचुरल सेल्यूलोज होता है और बिल्कुल प्योर और प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। हमें पता है बहुत सारे सेल्यूलोज ऐसे हैं जो कि जो है कृत्रिम रूप से मानव द्वारा बनाए जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर ये अलग है। तो विकल्प हमारा है ये प्राकृतिक बहुलक है। बहुलक मतलब जो तरीके से फाइबर्स के रूप में है, मल्टीपल बहुत सारे लेयर्स वगैरह के रूप में है, तो बहुलक है जिन्हें बैक्टीरिया द्वारा संश्लेषित किया जाता है। इनकी खोज जो है वर्ष 1886 में की गई थी एजे ब्राउन ने। दूसरा स्टेटमेंट हमारा है। तीसरा और आखिरी स्टेटमेंट बोल रहा है, इनका प्रयोग जो है जैव चिकित्सा, खाद्य, कृषि एवं इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्रों में किया जाता है। अब आपको क्या लग रहा है, कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि चिकित्सा में भी कर रहे हैं, खाद्य में भी कर रहे हैं, कृषि में भी कर रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स में कैसे कर रहे हैं, क्योंकि किसी किसी को लगेगा यहाँ पर जो है सेल्यूलोज मतलब जो है कोई ऐसे फाइबर्स वगैरह होंगे जिनका इस्तेमाल जो है हम अलग तरीके से करने वाले हैं। तो अगर आपको बता दूँ, आपको क्या लगता है कौन सही होने वाला, अगर किसी को भी पता है तो कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि मुझे जो है पता रहे कि यहाँ पर जो है कुछ लोग ऐसे हैं जो कि सभी को मार्क करते हैं जितने भी क्वेश्चन मैं देती हूँ। देखिए यहाँ पर जो हमारे विकल्प है सारे सही हैं। सी जो है वो सही होने वाला है। क्यों, देखो ये प्राकृतिक बहुलक है, मैंने स्टेटमेंट बताया था आपको स्टार्टिंग में, बैक्टीरिया द्वारा संश्लेषित होता है। बहुत सारे बैक्टीरियाज यहाँ पर हैं जो कि संश्लेषित करते हैं। इसकी खोज भी 1886 में की गई है एजे ब्राउन के द्वारा। प्रयोग भी जो है खाद्य पदार्थों में, जैव चिकित्सा में, कृषि में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, अलग अलग इलाकों में जो है इनका हम करते आए हैं। तो ये जो है बहुत सारे इलाकों में जो है इसका उपयोग यहाँ पर किया जाता है। अब बात करें यहाँ पर जो है गुण क्या है, तो जो है उच्च यांत्रिक शक्ति यहाँ पर होती है। इसके अलावा उच्च जल धारण क्षमता होती है और भी अन्य प्रकार के हैं। उच्च जैव संश्लेषण हो रहा है यहाँ पर, शुद्ध
क्रिस्टलीयता बहुत उच्च होती है। हमें पता है प्राकृतिक रूप से कोई भी चीज़ अगर अवेलेबल है मार्केट में तो वो अपने आप में बहुत प्योर और शुद्ध होती है, ठीक है। और क्रिस्टलीयता भी इनकी उच्च प्रकार की होती है। जैव निम्नीकरण है, मतलब जो है अगर हम जो है प्रकृति में इनको छोड़ दें तो ऐसा नहीं है कि पड़े ही रहेंगे, सालों साल ऐसे प्लास्टिक पड़ा रहता है तो उसको जो है निम्नीकरण नहीं हो पाता है प्लास्टिक का, तो वैसा कुछ नहीं है। तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स जो है यहाँ पर हैं। अगर हम बात करें कौन कौन से बैक्टीरिया जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, बहुत सारे बैक्टीरिया जो है इस क्षेत्र में सम्मिलित है, जैसे कि आपका होगा एसिटोबैक्टर हो गया, साल्मोनेला आपका हो जाएगा, राइजोबियम आपने सुना होगा, दलहन दाल के इलाके में यूज होता है। तो ये सारे हैं जो कि बैक्टीरिया हैं जिनको हमने देखा बैक्टीरिया द्वारा संश्लेषित किया जाता है। तो ये बैक्टीरिया है जो कि इसको संश्लेषित करते हैं। कौन कौन से? एसिटोबैक्टर हो गया आपका, साल्मोनेला हो गया आपका, उसके अलावा जो है राइजोबियम बैक्टीरिया हो गया। तो ये सारे बैक्टीरिया हैं, ठीक है। आई होप ये आर्टिकल यहाँ तक समझ में आ गया होगा, प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट हो सकते हैं हम कम से कम समय में जो है यहाँ पर डिस्कस करने का प्रयास करें। तो 5 चीज़ें हमने देखी, पाँचों जितने भी चीज़ें थी उनका बैकग्राउंड देख लिया, सारे विकल्पों को भी देख लिया, ज्योग्राफी का आपका हो गया, एग्रीकल्चर संबंधित हो गया, गवर्नमेंट स्कीम से संबंधित हो गया, ठीक है, और एक साइंस से हमारा संबंधित हो गया। तो क्लास ये हमारी यहीं पे खत्म होती है। अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन दबाइएगा ताकि जितने भी हमारे आर्टिकल्स हैं वो आपको यहाँ पर समय पर मिलते रहें। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।